हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि आपके उत्तराखंड सेट 2024 एग्जाम में पूछा गया है। तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं चाहूँगा कि आप साथ के साथ इस क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस करें, उसके बाद ही आप एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। तो अब आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चैलेंज इन रूरल मार्केटिंग। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक चैलेंज हो सकता है रूरल मार्केटिंग में। आपके ऑप्शन है हाई लिटरेसी रेट्स, डाइवर्स कल्चरल बैकग्राउंड्स, होमोजीनस मार्केट सेगमेंट्स या फिर ओवर क्राउडेड मार्केट्स। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि रूरल मार्केटिंग क्या होता है। देखिए, जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज हम कंज्यूम करते हैं शहर में, वो ज़रूरी नहीं है कि वो गांव तक पहुँचें। तो रूरल मार्केटिंग क्या है? बेसिकली एक स्ट्रैटेजी होता है जिसमें जो भी प्रोडक्ट सर्विसेज जो गांव तक नहीं पहुंच सके वहां तक पहुंचाने का जो काम है वो रूरल मार्केटिंग के अंतर्गत हम करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे कंपनियां जो हैं वो कैंपेन लॉन्च करती हैं और बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स है कंपनी के उनको गांव तक पहुंचाती हैं। तो अगर आपने HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड्स का एक कैंपेन अगर आपने देखा होगा जो कि है खुशियों की डोली, ये एक कैंपेन लॉन्च किया गया था बाई हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। और इन्होंने ये प्रयास किया था कि बहुत सारे जो कंपनियों के प्रोडक्ट हैं वो डायरेक्टली आपके गांव के घर में, रूरल होम्स में पहुंचे जाएं। ऐसा इन्होंने प्रयास किया था। तो इसे ही हम रूरल मार्केटिंग कहते हैं। अब इसमें पूछा है कि कौन सा चैलेंज हो सकता है। तो सारे ऑप्शंस को एक बार इवैल्यूएट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हाई लिटरेसी रेट्स। अगर गांव के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे तो ये कहीं से चैलेंज नहीं हो सकता किसी भी कंपनी के लिए। ओवर क्राउडेड मार्केट्स, ये भी चैलेंज नहीं हो सकता क्योंकि अगर मार्केट ओवर क्राउडेड है तो कहीं ना कहीं ये फ़ायदा ही करेगा कंपनी को। होमोजीनस मार्केट सेगमेंट है तो ये भी एक बेनिफिट होता है। होमोजीनस मार्केट सेगमेंट का क्या मतलब है कि एक पर्टिकुलर जो कंज्यूमर का जो सेगमेंट है, ग्रुप है, वो एक तरीके का है। जैसे हमने अलग अलग ग्रुप्स में बांट रखा है, अलग अलग सेगमेंट्स में बांट रखा है मार्केट को। जैसे हम प्रोडक्ट मेल के लिए बना सकते हैं, फीमेल्स के लिए बना सकते हैं या फिर चाइल्ड के लिए बना सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, फर्स्ट क्राई, फर्स्ट क्राई, तो ये क्या है? चाइल्ड सेगमेंट को वो डील करता है। तो अगर होमोजीनस मार्केट सेगमेंट है तो ये कहीं से चैलेंज नहीं हो सकता रूरल मार्केटिंग के लिए। आखिरी ऑप्शन है डाइवर्स कल्चरल बैकग्राउंड। देखिए, अगर कोई डाइवर्स कल्चरल बैकग्राउंड है, यानी कि जो कल्चरल बैकग्राउंड है लोगों का वो बहुत ज़्यादा विभिन्नताओं से भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, तो वो रूरल मार्केटिंग में प्रॉब्लम बन सकता है। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, डाइवर्स कल्चरल बैकग्राउंड। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ दीज इज अ की कंपोनेंट ऑफ लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक की कंपोनेंट है लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट का। आपके ऑप्शन है प्रोडक्ट डिज़ाइन, एडवर्टाइजिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट या फिर आफ्टर सेल्स सर्विस। सबसे पहले जान लेते हैं ये लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट का क्या मतलब है। देखिए, जो भी प्रोडक्ट जहाँ बनता है उसका कंजम्पशन उसी प्लेस पे नहीं होता है। ज़्यादातर केसेस में ऐसा देखा जाता है। जैसे जो कार आप यूज़ कर रहे होगे घर में या जो मोबाइल फ़ोन आप घर पे यूज़ कर रहे होगे वो कहीं और बना होगा, लेकिन आप इंडिया में या जिस कंट्री में आप हो वहाँ पे आप आसानी से उसको यूज़ कर पा रहे हो। ये पॉसिबल हुआ है लॉजिस्टिक्स की वजह से। तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन से लेके पॉइंट ऑफ कंजम्पशन तक ये जो पूरा मैनेजमेंट होता है वो लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट के अंतर्गत ही आता है। और लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट के अंतर्गत टोटल 6 की कंपोनेंट्स हैं जो लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट को पूरा काम करने में हेल्प करते हैं। तो एक एक करके देख लेते हैं। फर्स्ट होता है डिमांड प्लानिंग, डिमांड प्लानिंग। दूसरा होता है स्टोरेज एंड मटेरियल हैंडलिंग, स्टोरेज एंड मटेरियल हैंडलिंग। थर्ड है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। फोर्थ होता है फ्लीट मैनेजमेंट। फ्लीट मैनेजमेंट का क्या मतलब है? जो भी आपके कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं
जिनका इस्तेमाल आप कर रहे हो बिजनेस में, वो आपके फ्लीट मैनेजमेंट के अंतर्गत आ जाते हैं। उनको मैनेज करना फ्लीट मैनेजमेंट के अंतर्गत आ जाता है। पांचवा होता है ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट। ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि ये सारा काम देखेगा डिस्ट्रीब्यूशन का। छठा और लास्ट होता है इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल। ये जो आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं और प्रोसेस को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो ये 6 की कंपोनेंट हैं लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट के। तो प्रोडक्ट डिज़ाइन ये नहीं आएगा, एडवर्टाइजिंग नहीं आएगा, आफ्टर सेल सर्विसेज भी नहीं आएगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग का एग्जाम्पल है। आपके ऑप्शन है ट्रेडिशनल प्रिंट एडवर्टाइजिंग यूजिंग मैनुअल नेगोशिएशन एंड परचेजेस, ऑटोमेटेड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, या फिर प्रमोशनल एक्टिविटीज़ एट ट्रेड शोज। देखिए प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग का क्या मतलब है कि जब हम ऑटोमेटेड तरीके से ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग का खरीद फरोख्त करते हैं, बाइंग और सेलिंग करते हैं, तो उसे हम प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग कहते हैं। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि जो भी हम एडवर्टाइजिंग खरीदने की बात कर रहे हैं उसका मतलब क्या है। एडवर्टाइजिंग खरीदने का क्या मतलब है कि एडवर्टाइजिंग स्पेस खरीदने की बात कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग स्पेस। अब ये जो ऑनलाइन है, ऑनलाइन का क्या मतलब है कि डिजिटल, ऑनलाइन को आप इस तरीके से बोल सकते हो कि डिजिटल या फिर ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। और यहाँ पे बाइंग और सेलिंग जो होगा एडवर्टाइजिंग स्पेस का, वो ऑटोमेटिकली होगा, ठीक है। और एडवर्टाइजिंग स्पेस का क्या मतलब है कि एड स्लॉट्स, जैसे सपोज कर लेते हैं कि 30 अप्रैल 2024 को एप्पल अपना आईफोन 15 रिलीज़ करने वाला है। मान लेते हैं, अभी करेगा नहीं बट मैं बता देता हूँ आपको कि मान लो कि आईफोन 15 जो है वो 30 अप्रैल 2024 को रिलीज़ होने वाला है। तो एप्पल क्या करेगा कि 25 अप्रैल 2024 को अपना एक टाइम स्लॉट फाइंड कर लेगा। मान लेते हैं कि 9 बजे रात को, 9 PM को। ये 9 PM जो है वो क्या है, एड स्लॉट है, एडवर्टाइजिंग स्पेस है कि 9 बजे 25 तारीख से लेकर 30 तारीख तक जो है वो एप्पल अपने ऐड को रन करेगा, ठीक है। तो यही होता है आपका प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग के थ्रू, जिसमें हम ऑटोमेटिकली जो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग स्पेस होता है उसको खरीदते और बेचते हैं। अगर मान लीजिए 30 तारीख खत्म हो गया, उसके बाद कोई और कंपनी उस स्लॉट को, यानी 9 बजे का जो स्लॉट है कोई और ले लेगा, और ये ऑटोमेटिकली होता रहता है। तो थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन मार्केटिंग एडा स्टैंड्स फॉर। आपको बताना है कि मार्केटिंग में एडा का पूरा नाम क्या है। आपके ऑप्शन है अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर, एक्शन, एनालिसिस, इम्प्लीमेंटेशन, डेवलपमेंट, असेसमेंट्स, ऑडियंस, इम्पैक्ट, डिलीवरी या एनालिसिस, अवेयरनेस, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन या फिर एम्प्लीफिकेशन। तो देखिए एडा जो मॉडल है उसको दिया था सेंट एल्मो ने इन द ईयर 1898, 1898 में इन्होंने दिया था। बेसिकली ये एक बाइंग बिहेवियर मॉडल है जो ये बताता है कि कंज्यूमर किस तरीके से किसी गुड्स को परचेस करते हैं, उनकी स्टेजेस किस तरीके की, कौन कौन से स्टेजेस से होके वो प्रोडक्ट को परचेस करते हैं। तो फर्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है अटेंशन, या इसको हम बोलते हैं अवेयरनेस। सबसे पहले कंज्यूमर को प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस होगी, पता होगा, उसको पता चलेगा कि ये एक प्रोडक्ट है। जैसे आज के टाइम में आप देख रहे हो कि Xiaomi ने अपना कार रिलीज़ कर लिया। जब तक आप ये वीडियो देख रहे होगे उससे पहले ही Xiaomi ने अपनी जो इलेक्ट्रिक ईवी कार है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, वो रिलीज़ कर दिया है। तो अभी आपको क्या पता चला, एक नई नॉलेज आपके दिमाग में आई कि यार Xiaomi कार बनाता है, और वो कार आपके दिमाग में वो अटेंशन हो गया, आपके दिमाग में वो चीज़ जानकारी जो है वो फीड हो गई। फिर आप बहुत सारे रिव्यूज़ देखोगे, आपका एक तरीके से इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होगा। फिर आपकी डिज़ायर आएगी कि अभी तक तो मुझे वो कार पसंद थी बट अभी आपको वो चाहिए, आई वॉन्ट इट। और लास्ट में आप एक्शन लोगे। एक्शन का क्या मतलब है, परचेस करोगे। किसी भी प्रोडक्ट के बारे में हो सकता है। बेसिकली मैं आपको एक
नया एग्जाम्पल बता रहा हूँ ताकि अवेयरनेस या अटेंशन का जो टर्म है ये आपके दिमाग में छप जाए। तो एडा स्टैंड्स फॉर अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलेशनशिप मार्केटिंग। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक रिलेशनशिप मार्केटिंग का विशेषता है या कैरेक्टरिस्टिक्स है। आपके ऑप्शन है शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शंस, फोकसिंग ओनली ऑन न्यू कस्टमर एक्विजिशन, बिल्डिंग लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट विद कस्टमर्स, एम्फेसाइजिंग लो प्राइसेस ओवर कस्टमर सर्विस। देखिए, रिलेशनशिप मार्केटिंग फोकस करता है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए। और रिलेशनशिप किसके साथ बिल्ड हो रहा है? कस्टमर के साथ। क्यों हो रहा है? ताकि जो कस्टमर की जो लॉयल्टी है उसको हम बढ़ा सकें और जो परचेजिंग है उसको रिपीट किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो बेचा जा सके, इसलिए हम कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, बिल्डिंग लॉन्ग टर्म इंगेजमेंट विद कस्टमर्स। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रॉस सेलिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ। आपको बताना है क्रॉस सेलिंग जो है वो किसका प्रैक्टिस है। आपके ऑप्शन है सेलिंग प्रोडक्ट एट अ क्रॉस बॉर्डर लेवल, सेलिंग द सेम प्रोडक्ट टू द डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट्स, सेलिंग एडिशनल प्रोडक्ट और सर्विसेज टू एन एग्जिस्टिंग कस्टमर, सेलिंग प्रोडक्ट थ्रू क्रॉस चैनल मार्केट। तो सबसे पहले जान लेते हैं क्रॉस सेलिंग का क्या मतलब है। क्रॉस सेलिंग का क्या मतलब होता है कि जब आप एक एडिशनल प्रोडक्ट, यहाँ पे ध्यान रखना एडिशनल, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट जब आप एक एग्जिस्टिंग कस्टमर को बेचते हैं तो उसे हम क्रॉस सेलिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जब भी आपने मोबाइल परचेस किया होगा, आपने देखा होगा कि जब भी आप नया मोबाइल परचेस करते हो तो जो भी आपके रिटेल स्टोर में जो भी सेलर होते हैं वो आपको बोलते हैं कि सर आप एक नया केस लगा लो, टेम्पर्ड ग्लास लगा लो, या कोई नया एक्सेसरीज आपको वो चिपकाने की कोशिश करते हैं प्रोडक्ट के साथ। तो सेलिंग एन एडिशनल और कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट टू एन एग्जिस्टिंग कस्टमर इज अ क्रॉस सेलिंग। किसी एग्जिस्टिंग कस्टमर को नया प्रोडक्ट या सर्विस बेचते समय कोई एडिशनल चीज़ें उसको आप बेच दो तो इसे हम क्रॉस सेलिंग कहते हैं। तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, डिक्लाइन स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय। आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ाया गया है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। डिटेल में मैंने वहाँ पे सारा चीज़ बताया है आपको। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में डिक्लाइन स्टेज किससे डिफाइन होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। आपके ऑप्शन है रैपिडली इंक्रीजिंग सेल्स, स्टेबल सेल्स एंड हाई प्रॉफिट्स, डिक्रीजिंग सेल्स एंड लोअर प्रॉफिट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट इन द मार्केट। सारे स्टेज के बारे में मैं तो यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा, बट मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। देखिए, पहला स्टेज जो होता है वो होता है इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, प्रोडक्ट आपका लॉन्च होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है तो ये आपका फर्स्ट स्टेज हो जाएगा। सेकंड जो होता है ग्रोथ स्टेज होता है। तो ग्रोथ स्टेज में हमारा जो सेल्स होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तीसरा स्टेज होता है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी में जो आपका सेल्स है वो मैक्सिमम हो जाता है। चौथा होता है डिक्लाइन स्टेज, जो कि यहाँ पे बात किया जा रहा है। डिक्लाइन स्टेज में क्या होता है, सेल और प्रॉफिट दोनों आपका नीचे जाने लगता है, गिरने लगता है। तो डिक्लाइन स्टेज पूछा है तो डिक्लाइन में क्या होगा, डिक्रीजिंग सेल्स एंड लोअर प्रॉफिट्स, आपके सेल्स गिरते रहेंगे और प्रॉफिट्स भी कम होता रहेगा। तो सेवेंथ का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज पोजीशनिंग इन मार्केटिंग रेफर्स टू। आपको बताना है कि पोजीशनिंग का क्या मतलब है। पोजीशनिंग को भी मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आपके ऑप्शन है प्लेसिंग प्रोडक्ट्स इन रिटेल स्टोर्स, डिफाइनिंग अ ब्रांड्स यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन इन द कस्टमर्स माइंड, टारगेटिंग द मोस्ट प्रॉफिटेबल मार्केट सेगमेंट्स, सेटिंग द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। पोजीशनिंग का क्या मतलब है, प्लेस। अब प्रोडक्ट को कस्टमर के माइंड में किस जगह आप प्लेस कर रहे हो, यही पोजीशनिंग होता है। मैं आपको दो प्रोडक्ट का एग्जांपल देता हूँ, आप बताना कि कौन से सेगमेंट की वो कार है।
पहला है BMW, दूसरा है टाटा नैनो। तो आप बोलोगे सर जो BMW है ये आपका प्रीमियम सेगमेंट का कार है और जो टाटा नैनो है वो एक बेसिक या इनिशियल जो कार है, जो बेसिक जो कार होती है वो ये कार है। तो ये आपके दिमाग में ये जो BMW की जो हायरार्की है काफ़ी ऊपर है, इसी को ही हम पोजीशनिंग कहते हैं। बाकी डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है पोजीशनिंग, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो 8th का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन मार्केटिंग CLV स्टैंड्स फॉर व्हाट? मार्केटिंग में CLV जो होता है उसका क्या मतलब है? आपके ऑप्शन है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, कस्टमर लीवरेज वेरिएबल, कस्टमर लीड वेरिफिकेशन या कॉस्ट लॉजिस्टिक्स एंड वैल्यू। देखिए CLV का पूरा नाम होता है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है कि एक कस्टमर है, मान लेते हैं कि मिस्टर एक्स जो है, मिस्टर एक्स एक कस्टमर है। ये किसी क्लोथिंग स्टोर में जाते हैं, क्लोथिंग स्टोर में जाते हैं और हर साल 10,000 रुपये का कपड़े जो हैं वो परचेज करते हैं और ये 10 साल तक करते हैं। तो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू का क्या मतलब है कि वो टोटल रेवेन्यू जो कि एक बिजनेस किसी भी कस्टमर से एक्सपेक्ट कर सकता है, एक्सपेक्ट करता है थ्रू आउट देयर रिलेशनशिप, कि एक बिजनेस किसी कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाता है, उसका टोटल रेवेन्यू फाइंड करना कि वो लाइफ टाइम में कितने का बिजनेस देगा, इसे ही हम CLV या कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू कहते हैं। कि एक कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू क्या है। यहाँ पे जैसे 1,00,000 रुपये, उसने हर साल 10,000 रुपये कपड़े परचेस किए हैं और वो 10 साल तक हमारे साथ एज अ कस्टमर रहा है, हमारे प्रोडक्ट को यूज़ किया है। तो टोटल लाइफ टाइम वो कितने वैल्यू हमें दे सकता है, यानी 1,00,000 रुपये तक का रेवेन्यू हम उससे जनरेट कर सकते हैं। यही आपका कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू होता है। तो 9th का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ B2B मार्केटिंग? आपको बताना है कि B2B मार्केटिंग का प्राइमरी फोकस क्या होता है। आपके ऑप्शन है डायरेक्टली रीचिंग इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, सेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू दी अदर बिजनेसेस, मार्केटिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनल स्टाफ, बिल्डिंग ग्रैंड अवेयरनेस थ्रू सोशल मीडिया। देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है B2B और दूसरा होता है B2C। आपने सुना होगा शार्क टैंक में भी, आपने अगर देखा होगा तो वहाँ पे भी ये टर्म्स जो हैं वो फ्रिक्वेंटली यूज़ किए जाते हैं, B2B B2C। तो B2C का क्या मतलब होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर, यानी कि जब भी कोई रिटेलर अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल करता है तो उसे हम B2C कहते हैं। फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल करते हैं। तो ये हो गया B2C। दूसरा होता है B2B। B2B का क्या मतलब है, बिजनेस टू बिजनेस। यहाँ पे ट्रांजैक्शन हो रहा है बिटवीन बिजनेसेस, दो बिजनेस के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है। फॉर एग्जांपल कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कोई सिस्टम प्रोवाइड करता है रिटेलर को। एक रिटेलर है जिसको अपनी इन्वेंट्री मैनेज करनी है और दूसरी तरफ एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है। सॉफ्टवेयर कंपनी क्या करेगा, इसको सिस्टम प्रोवाइड करेगा। जैसे आपने टैली वगैरह सुना होगा, तो कंपनी जो है वो क्या करती है, सिस्टम प्रोवाइड करती है रिटेलर को किस तरीके से आप अकाउंट मैनेज करेंगे। तो ये हुआ B2B बिजनेस, यानी सेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू दी अदर बिजनेस। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 10th का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो ये था वीडियो। अगर आप इस लेक्चर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके सारे PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके उत्तराखंड सेट एग्जाम में पूछे गए हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।